हेलो दोस्तों, मैं हूं वैभव और आप देख रहे हैं बिट्स फॉर बायोलॉजी। आज का टॉपिक है बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन। जो हमारी बायोडायवर्सिटी है, ये पूरी दुनिया में इतने स्पीसीज हैं, आखिर हम इनको कंजर्व कैसे करें? कंजर्व करने की जरूरत कब पड़ती है? जब इनका लॉस हो रहा होगा तभी तो बचाएंगे। कोई चीज जब बहुत ज्यादा नंबर में नहीं है, ये लगातार लॉस होते चले जा रहे हैं जिनसे हमारे एनवायरनमेंट को प्रॉब्लम हो सकता है, तो अब हमें कंजर्वेशन के कुछ मेथड्स देखने चाहिए, कंजर्वेशन के कुछ मोड देखने चाहिए। दो तरीके हैं कंजर्वेशन के लिए। एक पहला तरीका है इन सीटू कंजर्वेशन, दूसरा तरीका है एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो बात आती है इन सीटू कंजर्वेशन क्या है? इन सीटू कंजर्वेशन वो टाइप का कंजर्वेशन है जिसमें अगर कोई भी स्पीसीज कहीं अपने जगह पे है, अगर कहीं अपने मदर प्लेस पे है और वहीं तुम उसे प्रोटेक्ट कर दो तो कहा जाएगा इन सीटू कंजर्वेशन। लेकिन अगर कोई स्पीसीज अपने जगह पे खतराओं से महसूस हो रहा है, उसे लग रहा है कि अगर और कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक अगर मैं यहां रहा तो मुझे खतरा हो सकता है, उसे वहां से उठाओ और कहीं दूसरे सेफ प्लेस पर लेकर जाओ, उसे कहते हैं एक्स सीटू कंजर्वेशन। तो क्या मैं कह दूं इन सीटू कंजर्वेशन एक टाइप का ऑन साइट कंजर्वेशन है, एक्स सीटू कंजर्वेशन एक टाइप का ऑफ साइट कंजर्वेशन है। मिस वहां नहीं रहने दिया गया, वहां से लेकर कहीं और चला जाएगा। तो एक्स सीटू, सीटू का मतलब साइट होता है, यहां पे भी सीटू का मतलब साइट होता है। एग्जाम में पहला क्वेश्चन यहां से पूछा जाएगा कि इन सीटू और एक्स सीटू दोनों में बेस्ट कौन है? डायरेक्ट नॉर्मल क्वेश्चन आया है कि इन सीटू और एक्स सीटू में बेस्ट कौन है? लगाएंगे हम इन सीटू। क्यों? कोई भी अपने जगह पे है तो उससे जैसा फेवरेबल एनवायरनमेंट उसको नहीं मिल पाएगा। जितना फेवरेबल एनवायरनमेंट तुम्हें घर पे मिलता है, क्या जब तुम अपने रिलेटिव के यहां जाते हो मिल पाता है क्या? नहीं। चाहे कितनी भी अच्छे से ख्याल रखा जाए, वैसा तो नहीं मिल पाएगा ना। तो जहां हो, अगर वहीं पे रुके हो तो वो बेस्ट माना जाएगा। लेकिन अगर घर में खतरे हो तो दूर तो जाना पड़ेगा, चाहे फेवरेबल एनवायरनमेंट उतना मिले या ना मिले। मिलना तो तय है कि फेवरेबल एनवायरनमेंट मिलेगा, लेकिन 100% एग्जैक्ट तो वही नहीं मिलेगा ना जहां तुम रहा करते थे। तो उस समय एक्स सीटू कंजर्वेशन माना जाएगा। तो ओवरऑल नॉर्मल के केस में इन सीटू बेस्ट है, लेकिन अगर किसी स्पीसीज को खतरा लग रहा है, डर लग रहा है कि वो आने वाले टाइम पे गायब हो जाएगा, तो क्या करना होगा? एक्स सीटू कंजर्वेशन उसके लिए बेस्ट माना जाएगा। अब आगे हम लोग चलते हैं। इसके बाद तरीके क्या हैं इन सीटू के, तरीके क्या हैं एक्स सीटू के, कैसे हम कंजर्व करें? बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये नीट का। तो सबसे पहले यहां पे हम देखने वाले हैं इन सीटू कंजर्वेशन। इन सीटू कंजर्वेशन के क्या क्या मोड्स हैं, कैसे हम उन्हें बचाते हैं। तो टोटल अगर इन सीटू की बात करें, उसमें सबसे पहला जो एग्जांपल आएगा वो आएगा बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। बात आती है ये हॉट स्पॉट किसे कहेंगे? पूरी दुनिया में हैं कितने? इनका कॉन्सेप्ट किसने दिया था? क्या किसी भी एरिया को डिक्लेयर कर सकते हैं हॉट स्पॉट? तो सबसे पहली बात, ये एक नेशनल लेवल का मुद्दा नहीं है, ये एक इंटरनेशनल लेवल का कॉन्सेप्ट है, बायोडायवर्सिटी हॉट स्पॉट। बात मैं लेकर चलूंगा तुम्हें यूनाइटेड नेशंस के बारे में। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि ये यहां पे अगर हमें बायोडायवर्सिटी को बचाना है तो हमें पॉलिटिकल लेवल से ऊपर उठना होगा, हमें पॉलिटिकल बाउंड्रीज को क्रॉस कर कर हमें ऊपर उठना होगा। ये एक इंटरनेशनल लेवल का मुद्दा बन चुका है। तो लोगों ने समझा, तो कई सारे स्पीसीज तो इंतजार कर रहे हैं ना कि हमें कोई बचाने आएगा, कोई बचाने वाला हमें आएगा। तो जो चीजें बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट में करते हैं, यहां हम कौन से वो 3 मापदंड लेंगे, यहां पे वो कौन से 3 तरीके लेंगे, यहां वो कौन से 3 क्वालिटी होगी जिसके बेसिस पे कोई बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट डिक्लेयर होता है कि आज से हम इसे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट कहेंगे। सबसे पहली चीज, वहां पे बायोडायवर्सिटी ज्यादा होना चाहिए, वहां पे स्पीशीज के नंबर ज्यादा होने चाहिए, और किसी भी एरिया के कंपैरिजन में वहां पे बायोडायवर्सिटी ज्यादा होना चाहिए। कहें तो स्पीशीज रिचनेस वहां पे ज्यादा होना चाहिए, स्पीशीज के नंबर वहां ज्यादा होने चाहिए। दूसरी चीज, एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस।
नंबर ज्यादा हो लेकिन लॉस भी बहुत तेजी से हो रहा हो, बहुत ज्यादा थ्रेट हो वहां कि अब स्पेसीज खत्म ही होने वाले हैं, बहुत सारे स्पेसीज हैं लेकिन खत्म होते चले जा रहे हैं स्पेसीज, तो क्या बोलेंगे? एक्सेलरेटेड हैबिटेट लॉस। तीसरी चीज, हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म। ये वर्ड समझना होगा हमें, एंडेमिज्म, क्योंकि एग्जाम में कई बार ये रिपीट हुआ है। एंडेमिज्म का मतलब वैसे स्पेसीज जो पूरी दुनिया में किसी एक जगह पे ही रहते हैं, द स्पेसीज विच आर कन्फाइंड टू अ पार्टिकुलर लोकेशन इन द वर्ल्ड। जैसे कंगारू कहां का है? ऑस्ट्रेलिया। न्यूजीलैंड का क्या है? कीवी। तुमने जब बचपन से नाम सुने होंगे तो तुमने एरिया भी सुना होगा कि न्यूजीलैंड का कीवी, कंगारू, ऑस्ट्रेलिया का। क्या ये उसी पार्टिकुलर एरिया में होते हैं? इंडिया में लाए जा सकते हैं, लेकिन उनका नेटिव प्लेस क्या है? उनका मदर प्लेस क्या है? उनका मदर प्लेस तो वही एरिया है ना। यहां हाई लेवल ऑफ एंडेमिज्म होना चाहिए कि ये स्पेसीज सिर्फ वहीं पाए जाएं दुनिया में। ये अगर 3 मापदंड पे कोई भी अगर एरिया खरा उतर रहा है तो हम बोल देंगे उस एरिया को बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। ये मेगा डायवर्सिटी जोन है, यहां स्पेसीज के नंबर तो बहुत ज्यादा हैं, इन्हें क्या बोला जाएगा? मेगा डायवर्सिटी जोन कहा जाएगा। ये 3 पॉइंट हैं जिनके बेसिस पे हम डिक्लेयर करते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को। ये 3 पॉइंट याद रखेंगे। इसके बाद पूछा जाएगा एग्जाम में कि आज के टाइम पे जो हॉटस्पॉट के टोटल नंबर हैं वो कितने हैं? 34। लेकिन पहले इनके नंबर स्टार्टिंग में 25 थे, 25 के बाद 9 इसमें और जुड़े, टोटल नंबर 34 हो गया बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का। आगे बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट अगर मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो बहुत ही कम ही जगह पे हैं, क्योंकि ऐसे टोटल कितने एरिया होंगे? ऐसे टोटल 34 एरिया कहीं ना कहीं रहे होंगे। ठीक है, तो 25 पहले थे, 9 बाद में, 34। पूरे वर्ल्ड की अगर एरिया को हम 100% कह रहे हैं तो उसमें बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट ने जितना एरिया लिया है वो मात्र 2% से भी कम है। सोच कर देखो, पूरी वर्ल्ड का 2% से भी एरिया कम है। अगर मैं सच कहूं तो लगभग 1.4% जो एरिया है लगभग पूरे वर्ल्ड का ये है। 1.4% एरिया तो है, लेकिन इसने जो स्पेसीज को बचाने में अपना रोल प्ले किया है, लगभग 30% से जो एक्सेलरेटेड लॉस चल रहा था, जो स्पेसीज के नंबर लगातार घटते चले जा रहे थे, उसमें 30% की कमी आई है, ऐसा एनसीईआरटी कहती है। 30% की उसमें कमी देखने को मिला है। पूछा जाएगा बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो नॉर्मन मेयर ने दिया था। 1988 की बात है जब नॉर्मन मेयर ने बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया था। इससे रिलेटेड इतने ही क्वेश्चन बनते हैं बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट। तो बताओ किसका है? इन सिटू। जो जहां था वही रहने दिया ना, बस एरिया ऑक्युपाई कर लिया हमने कि इस एरिया को बोला जाएगा हॉटस्पॉट। नेक्स्ट आगे इंडिया में अगर बात करें, इंडिया में टोटल 3 हॉटस्पॉट हैं, तीनों के नाम हमें याद रखने हैं। पहला हॉटस्पॉट है वेस्टर्न घाट और श्रीलंका के बॉर्डर पे। वेस्टर्न घाट और श्रीलंका, देख रहे हो 2 कंट्रीज की बात चल रही है। तो वेस्टर्न घाट हमारे यहां इंडिया के और श्रीलंका दोनों के बीच में जो बॉर्डर है, श्रीलंका के पास में वेस्टर्न घाट देखने को मिलता है, जहां तुमने रामायण में राम सेतु का कहानी सुना होगा। नेक्स्ट इंडो बर्मा। इंडो बोले तो इंडिया, बर्मा बोले तो म्यांमार जिसे बोला जाता है। ईस्टर्न हिमालयाज, यहां पे स्पेसीज तो बहुत ज्यादा है, डायवर्सिटी के मामले में बहुत ज्यादा है हिमालय पे। तो ये हमारे इंडिया में ये 3 हॉटस्पॉट हैं, वेस्टर्न घाट, श्रीलंका, इंडो बर्मा और ईस्टर्न हिमालयाज। ये पूरी कहानी थी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट के बारे में, जो इन सिटू कंजर्वेशन का हिस्सा था। आगे सेकेंड नंबर पे जो बात चली है यहां पे, वो है बायोस्फीयर रिजर्व। बायोस्फीयर रिजर्व, यहां पे हम बायोटिक को तो बचाएंगे ही, प्लस साथ में एबायोटिक को भी बचाएंगे। बात आती है एबायोटिक कैसे? एबायोटिक में क्या लाइट को बचाएंगे, टेम्परेचर को बचाएंगे? नहीं, यहां पे कोयले को तो बचा सकते हैं ना, यहां पे जितने भी माइंस वगैरह हैं उनको तो बचा सकते हैं ना, जितने भी ओर्स होते हैं हमारे धरती के अंदर उनको तो बचाया जा सकता है ना। तो ये आते हैं किसमें? बायोस्फीयर रिजर्व में। कहानी 1986 की है, हमारी गवर्नमेंट ने पेश किया बायोस्फीयर रिजर्व स्कीम, जिस स्कीम के तहत आम लोगों को भी जोड़ा गया, लोकेलाइट को भी जोड़ा गया। बात आती है लोकेलाइट को क्यों जोड़ रहे हैं?
क्योंकि किसी भी एरिया को सबसे ज्यादा नुकसान जो पहुंचाते हैं वो वहां के रहने वाले ही पहुंचाते हैं, वहां के लोकलाइट्स ही पहुंचाते हैं। तो क्या करें कि लोकलाइट्स को इन्वॉल्व कर दें इसे बचाने में। अगर क्लास में जो सबसे नटखट लड़का है, सबसे बदमाश लड़का है, उसे ही मॉनिटर बना दो। यहां पे सेम काम वही हुआ, जो लोकलाइट्स थे वहां के, उनको उस एरिया को इन्वॉल्व कर दो, उसमें लोकलाइट्स को इन्वॉल्व कर दो, कुछ बेनिफिट्स दे दो। तो ये चीजें आती थी बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम में, ये चीजें आती थी। ए में भी मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, नाम ही हमारी गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई, मैन एंड बायोस्फीयर, इंसानों को भी जोड़ो और बायोस्फीयर को आराम से बचा लो। तो ये था बायोस्फीयर रिजर्व। आज हमारे पास टोटल बायोस्फीयर रिजर्व एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग टोटल 14 हैं, लेकिन आज इनके नंबर रिसेंट टाइम पे 18 से ज्यादा भी हो चुके हैं। बायोस्फीयर रिजर्व, मैं कुछ एग्जांपल बोलूंगा बायोस्फीयर रिजर्व में। मध्य प्रदेश का कोई बच्चा होगा तो पंचमढ़ी का नाम सुना होगा उसने, पंचमढ़ी भी एक बायोस्फीयर रिजर्व है। ये एक बायोस्फीयर रिजर्व का एक मॉडल है। इसमें क्या होता है, कैसे होता है, इसमें टोटल 3 जोन में डिवाइड करते हैं। किसी भी बायोडायवर्सिटी हॉटस्पॉट को, किसी भी बायोस्फीयर रिजर्व को हम 3 जोन में डिवाइड करते हैं। जो सबसे बाहर का जोन होता है उसे हम ट्रांजिशन जोन कहते हैं या मैनिपुलेटिंग जोन कहते हैं। जो दूसरा जोन होगा थोड़ा अंदर का, उसे हम बोलते हैं, ये तो ट्रांजिशन जोन हो गया, और नेक्स्ट वाले को बोलते हैं बफर जोन। जो सबसे आखिरी वाला है इसे हम बोलते हैं कोर जोन। तीनों के बारे में समझें जरा। बायोस्फीयर रिजर्व है, इंसानों की एक्टिविटी तो चलेगी ही चलेगी, यहां पे कुछ टूरिस्ट भी जाएंगे घूमने के लिए और कुछ वहां के लोकलाइट्स भी रहेंगे। ट्रांजिशन जोन, ये वो एरिया है जहां पे लोगों के घर बने सकते हैं, लोग अपने घर यहां पे बना सकते हैं, यहां पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड हैं, चलेगी, कोई रोक टोक नहीं है यहां पे। इस जोन को बोला जाता है ट्रांजिशन जोन, मूवमेंट अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। ये ट्रांजिशन जोन है। इसी को बोल देते हैं मैनिपुलेटिंग जोन, क्योंकि यहां मैनिपुलेशन तो हो ही रहा है, लोग अपने अकॉर्डिंग तो काम कर ही रहे हैं। इसके बाद सेकेंड जोन जो होता है बफर जोन, इसमें ह्यूमन एक्टिविटी ज्यादा अलाउड नहीं होती है। अगर करनी है, अगर इस एरिया में जाना है, इस वाले एरिया में, तो गवर्नमेंट की परमिशन लेकर जानी होगी। ये एरिया है बफर जोन। जो सबसे बीच का एरिया है, ये वाला सबसे मिडिल का जो सेंटर का एरिया है, इसे हम कहते हैं कोर जोन। इसमें जाना सख्त मना है। बात आती है क्यों जाना सख्त मना है, तो क्योंकि यहां कुछ ऐसे स्पेसीज रह रहे हैं जिनको इंसानों से डर है। क्योंकि सबसे ज्यादा जो स्पेसीज का आज तक नुकसान जिसने किया है वो इंसान ने ही किया है। आज तक जितने भी स्पेसीज दुनिया में लॉस हुए हैं, इंसानों ने अपने फायदे के लिए उसका इस्तेमाल किया है। तो स्पेसीज के लॉस होने में ज्यादा से ज्यादा इंसानों का ही रोल रहा है। तो कोर जोन में एंट्री नहीं है, बफर जोन में एंट्री हो सकती है, परमिशन अलाउ हो सकता है, अगर परमिशन मांगी जाए तो। ट्रांजिशन जोन में मजे से घूम सकते हैं, आराम से घर बनाकर उसमें रहा जा सकता है। तो ये तो बात थी बायोस्फीयर रिजर्व की। टोटल 14 है। ये भी क्या है, NC2। कोई नए जगह पे नहीं, जहां था उसी एरिया को डिक्लेयर कर दिया कि जाओ, आज से इसे नाम जाना जाएगा बायोस्फीयर रिजर्व के नाम से। अगली चीज, नेशनल पार्क। नेशनल पार्क की अगर बात करें, यहां पे बायोटिक को बचाया जा रहा है। बायोस्फीयर रिजर्व में बायोटिक प्लस एबायोटिक दोनों थे, नेशनल पार्क में बायोटिक को बचाया जा रहा है। आज हमारे पास टोटल जो नेशनल पार्क हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो टोटल 90 हैं, लेकिन इनका नंबर 120 से ज्यादा हो चुका है। नेक्स्ट अगर बात करें हम वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, यहां हम एनिमल को बचा रहे हैं। एनसीईआरटी कहती है इसके नंबर 448 से ज्यादा हैं। तो इसके नंबर 448 से ज्यादा, आज तो 500 से भी ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन एग्जाम में हम लगाएंगे वही 14, 90 और 448 एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। अगली चीज है सैक्रेड ग्रुप्स, मतलब पवित्र उपवन, जहां से हमारे इमोशंस जुड़े हैं, जहां से हमारे कुछ इमोशंस इसके साथ जुड़े हैं, इसे हम कहते हैं सैक्रेड ग्रुप्स। एग्जांपल दूंगा मैं, अलवर में अरावली हिल्स, राजस्थान में अगर बात करूं, अलवर एक जिला है जहां पे अरावली हिल्स है। अरावली की पहाड़ियां हैं, वहां पे ऊपर जाते हैं तो वहां पे पूजा कराई जाती है, वहां पर पूजा होता है ना, लोग जाते हैं, बहुत ही आस्था है, वहां से जुड़े हुए लोगों की आस्था है। तो वो सब चीजें किस में आ जाती हैं, सैक्रेड ग्रुप्स में। अमृता देवी बिश्नोई कम्युनिटी की एक बहुत ही बहादुर महिला, जिन्होंने अपने 3 बेटियों के साथ और 100 गांव वालों के साथ अपने जीवन की बलिदान कर दी पेड़ों के लिए, पेड़ों के बचाव के लिए, पेड़ों के कंजर्वेशन के लिए। उनकी भी तो आस्था जुड़ी थी ना पेड़ों के साथ।
आज भी बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग हैं उनकी आस्था जुड़ी है, उनके इमोशंस जुड़े हैं, सारे के सारे जो हैं वो जंगलों से ज्यादा प्रेम करते हैं, वो हमारे नेचर से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, जो भी बिश्नोई कम्युनिटी के लोग हैं। सैक्रेड ग्रुप्स, पवित्र उपवन कहां कहां है? मेघालय में है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है और मध्य प्रदेश में है तो और भी जगहों पे हमारी एनसीईआरटी यही कह रही है। मेघालय की बात करें, वहां खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं। कर्नाटक और महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे वेस्टर्न घाट देखने को मिलते हैं। राजस्थान में अरावली की पहाड़ियां हैं। मध्य प्रदेश में सरगुजा, चंदा और बस्तर वैसे अब छत्तीसगढ़ का एरिया है, लेकिन हमारी एनसीईआरटी कह रही है मध्य प्रदेश, तो हम एग्जाम में भी मध्य प्रदेश ही लगाएंगे। ये टोटल हमने कितने देखे नाम? ये टोटल 5 नाम देखे हैं हमने। 5 वो तरीके हमने देखे कि कैसे किसी भी स्पेसीज को हम बचा सकते हैं, कैसे किसी स्पेसीज को वही है जहां वो प्रेजेंट है वहीं पे कैसे सेव कर सकते हैं। ये कंजर्वेशन कहलाता है इन सीटू कंजर्वेशन। अब चलते हैं हम एक्स सीटू कंजर्वेशन। जो स्पेसीज जहां रह रहा है उसे खतरा है, अगर हमने वहां उसे रहने दे दिया तो आगे आने वाले टाइम पे वो स्पेसीज इस दुनिया से ही गायब हो जाएगा। तो फर्ज हमारा बनता है कि कैसे उस स्पेसीज को बचाकर रखें। सबसे पहली चीज जो इसमें आती है वो आती है बोटैनिकल गार्डन। बोटैनिकल गार्डन एक अपने जगह का एरिया नहीं है। बोटैनिकल गार्डन कहीं नए जगहों पे बनाते हैं और बोटैनिकल गार्डन में हम प्लांट्स को वहां पे कंजर्व करते हैं। दोनों टर्म में फर्क है। कंजर्व लिविंग के लिए किया जाता है, प्रिजर्व डेड के लिए किया जाता है। तो बोटैनिकल गार्डन की बात चल रही है, यहां पे प्लांट्स को कंजर्व करके रखा जाएगा। नेक्स्ट, जूलॉजिकल पार्क्स। ये जूलॉजिकल पार्क्स जो हैं यहां पे हम एनिमल्स को कंजर्व कर रखते हैं, जिसे हम चिड़ियाघर के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क। वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क जो होती है जिसमें खुले जीप में हम वाइल्ड लाइफ का आनंद उठाते हैं, ये वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क्स हैं। नेक्स्ट, क्रायो प्रिजर्वेशन। ये चीज -196 डिग्री सेल्सियस पे की जाती है और लिक्विड नाइट्रोजन में ये चीजें की जाती हैं। यहां पे गैमेट्स को रख दो, यहां पे पॉलन ग्रेन को रख दो, तो लिक्विड नाइट्रोजन में चीजों को रखते हैं। क्रायो का मतलब बहुत ही ज्यादा ठंडा, प्रिजर्वेशन का मतलब वहां पे प्रिजर्व कर रख रहे हैं। अगर यहीं पे टर्म पायरो होता तो वो हीट से रिलेटेड हो जाता, क्रायो है तो वो ठंड से रिलेटेड है। अगली चीज सीड बैंक है। सीड बैंक में सीड्स को रखा जाएगा। देखो, तुम जितनी भी चीजें देख रहे हो वो चीज वहां के नहीं है, कहीं और से उठाया और कहीं और रख दिया, तो सीड बैंक में। और यहां पर चीजें कौन सी हैं? टिश्यू कल्चर मेथड। ये जो लास्ट के 3 मेथड हैं ये एडवांस टेक्नोलॉजी है। मैं वर्ड बोल रहा हूं, ध्यान से सुनना। एडवांस टेक्नोलॉजी है ये, जिसमें हम चीजों को प्रिजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं, कंजर्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये टेक्नोलॉजी कैसी हो गई? ये सब एडवांस टेक्नोलॉजी हो गई। ये आज नए युग की ये एडवांस टेक्नोलॉजी है ये। तो ये टोटल 6 नाम हैं जो एक्स सीटू कंजर्वेशन में आते हैं। मैंने क्यों इस पे फोकस किया पूरी तरह से? क्योंकि ऐसा कोई भी साल एग्जाम का नहीं रहा जिसमें यहां से क्वेश्चन ना आए हों। ठीक है, अब यहां पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे जो इन सीटू और एक्स सीटू कंजर्वेशन से आए हुए क्वेश्चंस हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तुम्हारे स्क्रीन के सामने है, Which one of the following is not a method of in situ conservation of biodiversity? in situ का पूछा गया है, कौन सा मेथड नहीं है? तो जल्दी से आंसर लगाओ, क्या लग रहा है तुम्हें? सैक्रेड ग्रुप की बात करें, क्या इन situ में आएगा? बायोस्फीयर रिजर्व की बात करें, इन situ में आएगा? वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज की बात करें, क्या इन situ में आएगा? बोटैनिकल गार्डन एक्स situ में आएगा। ठीक है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो बगल में इन और एक्स जरूर लिख लें। तो पूछा गया था नॉट अ मेथड ऑफ इन सीटू, तो ये एक्स सीटू का मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है ये। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वेस्टर्न घाट्स हैव अ लार्ज नंबर ऑफ प्लांट एंड एनिमल स्पीसीज दैट आर नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म विल यूज टू नोटिफाई सच स्पीसीज? इनके लिए अगर कुछ नाम देना है तो क्या देना होगा नाम? इंडेमिक स्पीसीज दे दे नाम, क्योंकि इंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज हैं जो पूरी दुनिया में कहीं एक ही जगह पे पाए जाते हैं, तो ये हो गए इंडेमिक स्पीसीज। अगली चीज,
pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen. कौन से नाइट्रोजन की बात चल रही है? लिक्विड नाइट्रोजन की। हैविंग अ टेम्परेचर ऑफ, तो अभी जस्ट हमने बात किया है टेम्परेचर कितना होना चाहिए, -196 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। लिक्विड नाइट्रोजन में हम रखते हैं। नेक्स्ट, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर इंक्लूडेड इन ex-situ कंजर्वेशन। ex-situ कंजर्वेशन में सबको इंक्लूड करते हैं, किसको छोड़कर? देखो, अगर मैं वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क की बात करूं, ex-situ है, बाहर घूमते हैं हम इसमें, सैक्रेड ग्रोव in-situ है, बोटैनिकल गार्डन ex-situ है, सीड बैंक ex-situ है, तो ओवरऑल तुम्हें पता चल गया, आंसर बी चला जाएगा। ex-situ कंजर्वेशन की बात की जाएगी तो एग्जांपल्स ये सब हैं और बाकी सैक्रेड ग्रुप्स in-situ का एग्जांपल है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू ex-situ कंजर्वेशन ऑफ थ्रेटेंड एनिमल्स एंड प्लांट्स? नीट 2017 का क्वेश्चन है। ex-situ का एग्जांपल तुमसे पूछा गया है। ex-situ का एग्जांपल तो क्लियर तौर पे पता चल रहा है ये कि ex-situ का एग्जांपल है। हॉट स्पॉट क्योंकि in-situ का होता है, अमेजन रेन फॉरेस्ट वहीं पे है, हिमालयन रीजन की बात करें तो ये भी हॉट स्पॉट है, तो आंसर डी चला जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट, द रीजन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व विच इज लीगली प्रोटेक्टेड एंड वेयर नो ह्यूमन एक्टिविटी इज अलाउड। जहां ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड ही नहीं है, यहां पर 4 जोन के नाम हैं, बफर जोन, ट्रांजिशन जोन, रिस्टोरेशन जोन और कोर जोन। आंसर आ गया होगा सबका। आंसर क्या है यहां पे? कोर जोन। यहां पे कोई ह्यूमन एक्टिविटी अलाउड नहीं है। आगे, हाउ मेनी हॉट स्पॉट्स, नंबर पूछ रहा है, हाउ मेनी हॉट स्पॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड हैव बीन आइडेंटिफाइड टिल डेट बाय नॉर्मन मेयर। नॉर्मन मेयर जिन्होंने हॉट स्पॉट का कॉन्सेप्ट दिया था। तो यहां पर पहले तो 25 थे, लेकिन पूछा गया है यहां पे टिल डेट पूछा गया है, तो मैंने तुम्हें बताया है अभी 25 और प्लस 9 आंसर हो जाएगा 34। याद रखना, 25 और 34 में 34 लगाएंगे, पहले 25 थे अब 34 है। The species confined to a particular region, एक ही जगह पे हैं, not found anywhere else is termed as, जो कहीं और नहीं मिलते, तो क्या बोलेंगे हम इन्हें? हम इन्हें बोलेंगे एंडेमिक स्पेसीज, जो दुनिया में और कहीं ना मिले। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग बोथ पेयर्स हैव करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें पेयर ढूंढना है जिसमें करेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये चारों ऑप्शन को देखो, ABCD, चारों पेयर को देखो जल्दी से। in-situ कंजर्वेशन और ex-situ कंजर्वेशन के करेक्ट पेयर इसमें चूज करने हैं। in-situ कंजर्वेशन है, सीड बैंक आएगा, गलत बात, ये ex-situ में आता है। in-situ कंजर्वेशन की अगर बात होगी तो टिश्यू कल्चर आएगा, नहीं, ex-situ में आता है वो। in-situ कंजर्वेशन में नेशनल पार्क होगा, बिल्कुल सही। ex-situ कंजर्वेशन में बोटैनिकल गार्डन होगा, बिल्कुल सही। देखो, मैं पार्क वाले चीज तुम्हें क्लियर कर दूं, नेशनल पार्क in-situ में आता है और बाकी जितने भी पार्क हैं, जूलॉजिकल पार्क हो, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क हो, वो ex-situ कंजर्वेशन का हिस्सा है। आंसर यहां पे सी चला जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट, क्रायो प्रिजर्वेशन, किनकी गैमेट्स को बचाया जा रहा है ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज की, इज इन वायबल एंड फर्टाइल कंडीशन कैन बी रेफर्ड एज। ये तो बात बड़ी सिंपल सी है, एडवांस टेक्नोलॉजी की जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी ex-situ कंजर्वेशन में ही आती है। यहां पर एग्जाम में जब क्वेश्चन आया ये 2015 में, तो यहां पर लिखा भी हुआ था एडवांस्ड। ठीक है, तो एडवांस टेक्नोलॉजी का ये हिस्सा है पूरा का पूरा। ये हमने 10 क्वेश्चन किए बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन के in-situ ex-situ से। टोटल तुम्हारे 10 में कितने सही गए कमेंट में मुझे जरूर बताना। और अनअकैडमी की अगर बात करें तो अनअकैडमी का इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन स्कॉलरशिप टेस्ट जो है वो हमेशा हो रहा है। अनअकैडमी पे वीकली स्कॉलरशिप टेस्ट चल रही है जिसमें 100% स्कॉलरशिप मिलती है। ये जो होने वाली है ये 21 मार्च को ये चीज हुई थी, जिसमें विनर्स तुम्हारे सामने हैं। 21 मार्च वाली जो कॉम्बैट हुई थी, ऐसे ही हर एक संडे को कॉम्बैट चल रहा होता है जिसमें तुम भी अपने प्राइज जीत सकते हो। नीट का एग्जाम डेट जो है तो तुम वहां तक स्कॉलरशिप तुम जीत सकते हो। और कोड तो सबको पता होगा, कोड जब भी यूज करना है, कौन सा कोड यूज करना है, इसे इनरोल करते वक्त तुम्हें कुमार लाइव रेफरल कोड का यूज करना है, KUMARLIVE। ओके, तो इनरोल क्यों करें नीट कॉम्बैट के लिए? क्योंकि यहां पे स्कॉलरशिप है 3.5 करोड़ का। इसके बाद लाइव टेस्ट तुम दे सकते हो अपने एंड्रॉइड फोन से,
फ्री रजिस्ट्रेशन है बिल्कुल, और 60 मिनट का तुम टाइम बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। और यहां पे 100% का स्कॉलरशिप है जो टॉप 3 विनर्स होंगे, और 150 विनर्स के लिए एडिशनल डिस्काउंट है। हर एक संडे को होती है 60 मिनट का पेपर, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के पेपर होते हैं। कोड हमेशा क्या यूज करना है, कुमार लाइव। ठीक है, पेपर का फॉर्मेट यही है, कुमार लाइव। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उससे इसमें एनरोल कर लेना। ओके, और इनरोल फॉर फ्री। और तुम्हारे पास अगर अनअकैडमी ऐप नहीं है तो उसे इंस्टॉल कर लो और जल्दी से एनरोल कर लो। कुमार लाइव रेफरल कोड वहां पे पूछा जाएगा, इनवाइट कोड, तो कुमार लाइव तुम लगा लोगे। ओके, तो आज का ये टॉपिक तुम्हें कैसा लगा? पहली बार बिट्स फॉर बायोलॉजी पे कोई डिटेल्ड लेक्चर आई बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन की। ऐसे और भी तुम डिटेल्ड लेक्चर चाहते हो तो कमेंट में मुझे जरूर बताओ, और ऐसे सेशंस होते रहेंगे हमारी चैनल पे बिट्स फॉर बायोलॉजी पे। तो फिर मिलते हैं किसी और भी अगले वीडियो में। ओके बच्चों, बाय बाय, थैंक यू।